कैसे हो बच्चों? उम्मीद है सब लोग खूब छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो, खूब मजा आ रही है सबको। कुछ दिनों की बात है, स्कूल खुलने ही वाला है सबका। मीन्स जुलाई में तो श्योर है कि कुछ बच्चों को खुल जाएगा, मुझे लगता है, और नहीं खुलेगा तो सितंबर में तो सबका खुलना ही है। तो बेटा इस लेसन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं तुम्हें, वो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उस कमेंट बॉक्स को रिव्यू करूंगा। उसको लेके एक नया जब वीडियो बनेगा तो उस वीडियो में साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि इस लेसन में कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो 1 मार्क्स का रहेगा या 3 मार्क्स का रहेगा। इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा कि 2019 और 20 के बैच में इस लेसन से कितना इंपॉर्टेंट मैंने दिया था। जो वीडियो पुरानी पड़ी है उसी वीडियो में दिया है, यानी इस लेसन से कितना इंपॉर्टेंट मैंने दिया था और कितना एग्जाम में कवर्ड हुआ है, जिससे तुम्हें यह पता चलेगा कि हाँ जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी कहां तक जाती है, ठीक है? क्योंकि जब तक एक्यूरेसी की बात नहीं होगी ना, तब तक तुमको शायद समझ में नहीं आएगा। ठीक बेटा, ठीक है? और साथ में यार जिन बच्चों ने नहीं शेयर किया, शेयर करो यार, शेयर करो। रायबली के सभी स्कूलों में तो पहुंचाओ इवन एज, ठीक है? कम से कम सारे बच्चों का एक दूसरे से संपर्क है तो रायबली के सारे स्कूलों में पहुंचाओ, ठीक है? विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी नेशन को हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है किसी एक फॉर्म में। यानी इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब है कि इसे हम किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यानी रिप्रेजेंट करने का मतलब क्यों लिए था बेटा? कि जिससे हम लोगों को यूनाइट कर सकें। देखो, यूनाइट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई एक सिंबल चाहिए, ठीक है? बिना सिंबल के लोग यूनाइट नहीं होते हैं। यानी सिटीजन्स किसी भी कंट्री के, तो जो 18 अब हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो यूरोप की कहानी लेके चलते हैं स्टोरी। तो वहां पे अब नेशन को विजुलाइज करना है तो वो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं बेटा समझाने के लिए, ठीक है? तो हम गॉड की बात करते हैं केवल। तो बहुत सारी इस पे डिबेट डिस्कशंस होती हैं, सबके अपने विजन्स हैं, अपने थॉट्स हैं। मुझे उस थॉट्स में नहीं जाना है, मुझे केवल इतना जानना है बेटा कि हु हैज सीन द विंड। तो आंसर आएगा सर नीदर आई नॉर यू। ना तो सर मैंने देखा है ना आपने देखा है। मैं तो हमेशा कहता हूं बेटा कि मैंने तो कभी नहीं देखा, ठीक है? ठीक, बट तुम करते क्या हो? होमेज करते हो, वर्शिप करते हो, देखे नहीं हो फिर भी होमेज और वर्शिप करते हो। और गॉड का तुमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? लो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि नहीं? तो वर्शिप किसी कर रहे हो? स्टैचू की कर रहे हो कि नहीं? स्टैचू की होमेज करते हो कि नहीं? गॉड को एक ऐसी फॉर्म मिला है जिसको हम क्या कर सके? होमेज कर सके, वर्शिप कर सके। तो वैसा ही यहाँ पे भी बेटा ठीक था कि नेशन को हमें क्या करना? विजुलाइज करना है, इससे कोई एक फॉर्म देना है। वो फॉर्म था कि क्यों ना हम इसको एक स्टैचू में दे दें, समझना? क्यों ना हम इसको क्या दे दें? एक स्टैचू के फॉर्म में दे दें। जब हम स्टैचू के फॉर्म में देंगे तो यानी ये एक सिंबल बन के सामने आएगा। जब सिंबल बन के सामने आएगा बेटा तो यानी लोग उसको क्या कर सकेंगे? होमेज कर सकेंगे, उसकी वर्शिप कर सकेंगे। उसके लिए लोग क्या हो जाएंगे? नेशन यूनिटी आएगी, यूनिफाइंग आएंगे, यूनाइटेड होंगे। तो यहाँ पे जब ये सारी बातें हुई तो अब जो आर्टिस्ट थे बेटा उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि किया क्या जाए। तो उन्होंने एक सिंपल निकाला सोल्यूशन। तो जो 18th एंड 19th सेंचुरी थी बेटा, ठीक है, 18th एंड 19th सेंचुरी, यहां पे जो आर्टिस्ट थे इन्होंने कहा ये क्या है? इन द 18th एंड 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने कहा इट वॉज अ पर्सन। लो, कहा, इन्होंने कहा कि राष्ट्र क्या? एक व्यक्ति है, ठीक है? इन्होंने कहा कि राष्ट्र क्या? एक व्यक्ति है। ये किसने कहा था? 18th एंड 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे। लो, ये एक हो गया। फिर इन्होंने ही कहा, यानी जो इस समय के आर्टिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जो पर्सन है, ये कौन है? पर्सन वॉज अ फीमेल।
इन्होंने कहा कि जो पर्सन है ये फीमेल फिगर है, यानी कि ये जो पर्सन हमने बनाया है ये पर्सन कौन रहेगा, फीमेल फिगर। यानी इस तरह फीमेल फिगर क्या बन गई, किसी भी नेशन की एलेगरी बन गई बेटा, पूरा बन गई, जिसके लिए लोग क्या हो सके, यूनाइट हो सके, एक दूसरे से जुड़ सके लोग। फिर इन्होंने ये भी कहा कि ये रियल लाइफ से कोई नहीं है, यानी ये जो फीमेल फिगर है बेटा ये किसी की रियल लाइफ से नहीं है। चलो ये भी सोल्यूशन मिल गया। फिर अब जब इनको फीमेल फिगर बना दिया गया है, रियल लाइफ से नहीं है, तो इसको क्या किया जाएगा, करेक्टराइज किया जाएगा ना, किया जाएगा कि नहीं। इन्होंने करेक्टराइज करने के लिए क्या कहा कि तुरंत तुमको ध्यान दिलाते हैं, अगर तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करो बेटा, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखो मार्सिले सॉन्ग कंपोज किया गया था रोजर डिलाइट के द्वारा, ठीक है। उसी को गाते हुए लोग क्या हुए थे, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द पेरिस एंड अटैक ऑन द पैलेस ऑफ बास्टिल, बास्टिल के पैलेस पे क्या किया उन्होंने, अटैक किया था। इसके बाद फीमेल फिगर को ही वहां पे क्या किया गया था, एलिग्री बनाई गई थी। तो यानी उसी को एग्जाम्पल केवल समझाने के लिए, तो वहां जो एलिग्री बनाई गई थी उसको कैरेक्टराइज कैसे किया गया था, लिबर्टी के फॉर्म में, जस्टिस के फॉर्म में एंड रिपब्लिक के फॉर्म में, यानी इन तीनों के फॉर्म में उसको क्या क्या किया गया था, करेक्टराइज। अब करेक्टराइज कर दिया गया, लेकिन इनको एक सिंबल दिया गया था, क्या, जैसे इनको कहा गया कि ये रेड कैप या ब्रोकन चैन, इनको कहा गया कि लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो, उसका मतलब क्या है कि लिबर्टी। कैसे, रेड कैप यानी आजादी का, ठीक है, यानी बहादुरी का, और ब्रोकन चैन यानी कि जो जंजीरों में हम जकड़े थे वो जंजीरें क्या हो चुकी, टूट चुकी। इसका मतलब है कि हम क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। ब्रोकन चैन का मतलब है कि हम पूरी तरह से क्या हो गए, आजाद हो गए, हम भाग रहे हैं, ठीक। फिर इन्होंने जस्टिस का, जस्टिस को सिंपल में अगर हम देखें तो किसी भी कोर्ट में जाते हैं, जो गया है वो देखा है, जो नहीं गया है उसको हम लेके चलते हैं कहाँ पे, सिनेमा हॉल, यानी तुम्हारे घर के टेलीविजन पे मूवी जब देखोगे बेटा, तो उस मूवी में जब कोर्ट का सीन दिखता है तो एक लेडी क्या करती है, तराजू लेके ऐसे टंगी रहती है ना, एक तराजू रहता है, ठीक, बीच में वही लेडी रहती है, लेडी ऐसे हाथ से ऐसे की रहती है, तो दोनों तरफ क्या है, वेटिंग स्केल, जो वेइंग स्केल्स हैं वो रहते हैं ना, एक इधर यानी पेयर्स हो गए, और उस वुमेन के आंखों पे क्या रहती, पट्टी, यानी ब्लाइंड फोल्डेड। ये जो जस्टिस है बेटा ये क्या है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन है, ठीक है, जिसके पास क्या है, अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, ठीक है। यानी जब ये यहां पे हम बात कर रहे हैं 18वीं सेंचुरी के फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो 18वीं सेंचुरी की बात की बेटा, ठीक है, 18वीं सेंचुरी फिर 19वीं सेंचुरी की बात करते हैं। यानी 18वीं सेंचुरी में कहा गया कि जो आर्टिस्ट थे इन्होंने कहा कि नेशन क्या है, एक पर्सन है, वो पर्सन कौन रहेगा, फीमेल फिगर्स। इस तरह फीमेल फिगर क्या बन गई बेटा, किसी भी नेशन की एलेगरी बन गई, ठीक। फिर ये भी उन्होंने कहा कि किसी भी रियल लाइफ से नहीं है, यानी ये किसी भी रियल लाइफ से नहीं, ये क्या है, केवल एक फिक्शियस है। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम इफ यू टेक द एग्जांपल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द 18वीं सेंचुरी इंसिडेंट्स, जो 18वीं सेंचुरी का इंसिडेंट होता है बेटा, उसका एग्जांपल अगर लेते हैं, जो एलिग्री बनी थी, कौन बनी थी, फीमेल फिगर। जब एलिग्री फीमेल फिगर बनी थी तो उसको बेटा इन्होंने करेक्टराइज किया था। अब करेक्टराइज कैसे किया था, एक तो था लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक। अब जस्टिस, रिपब्लिक और लिबर्टी को इन्होंने किस सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया था, एक्सप्रेस किया था, वो सिंबल था, लिबर्टी को उन्होंने कहा कि रेड कैप यानी ब्रेवरी, आजादी, या ब्रोकन चैन यानी हम जंजीरों से अलग हो चुके हैं, हमको पूरी तरह से आजादी मिल चुकी है। फिर जस्टिस, यानी जस्टिस का मतलब है कि हम न्यायालय यानी कोर्ट की बात करते हैं, और कोर्ट का हम जैसे ही माइंड में कुछ लाते हैं तो हमें एक चीज दिखता है कि सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, कानून तो अंधा है। कानून अंधा है क्यों, क्योंकि उसके आंखों पे जो वुमेन तराजू लेके है ना, वेइंग स्केल, उसके आंखों में क्या बंधी है, पट्टी। तो यानी जस्टिस क्या है, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल, यानी उसके पास
वेइंग स्केल्स है, यानी दो तराजू हैं जिसमें एक वुमेन क्या है, पट्टी बांधे हुए है। हमारा 18th सेंचुरी हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब 19th सेंचुरी की बात करते हैं। 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने क्या किया, यानी 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने सबसे पहले किया कि जो क्रिश्चियन मरियम थी, क्रिश्चियन मरियम became an allegory of France law। हमने कहा ना कि यानी 18th सेंचुरी में तो उन्होंने क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत एलिग्री किसको बनाई, फीमेल फिगर्स को बनाया, जिसमें उन्होंने कहा लिबर्टी है, रिपब्लिक है और जस्टिस है। अब यहाँ पे किसको इन्होंने बनाया, क्रिश्चियन मरियम, जो कि क्या थी, क्रिश्चियन थी। इनको क्रिश्चियन मरियम को क्या बनाया गया, एलिग्री बनाई गई, कहाँ की, फ्रांस की। फिर इसको रिप्रेजेंट इन्होंने कैसे किया, जब रिप्रेजेंट करने की बात आई तो इन्होंने किया कि ये क्या है, रिपब्लिक है, यानी इसको इन्होंने किस सिंबल्स में दिया, रिपब्लिक एंड लिबर्टी। अब लिबर्टी एंड रिपब्लिक के फॉर्म में इन्होंने जब करेक्टराइज किया तो यानी इसका इन दोनों को इन्होंने कैसे किया, यानी रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकेट, ठीक है, एंड कॉकेट। यानी कि क्रिश्चियन मरियम को जब वहां एलिग्री बनी तो यानी उनको कहा गया कि ये क्या है, रिपब्लिक है, लिबर्टी है, यानी ये स्टैचू किस चीज की है, रिपब्लिक एंड लिबर्टी। तो रिपब्लिक और लिबर्टी को इन्होंने कहा कि रेड कैप पहनी हुई है ये, ठीक है, फिर ट्राई कलर है साथ में और पॉकेट कलगी, ठीक है, जो शायद वो जो माला है वो है बेटा, यहाँ पे जो लगा है थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया फ्रांस की बात, ठीक है। अब 19th सेंचुरी की बात करते हैं, जर्मेनिया। जर्मेनिया बिकेम एलिग्री ऑफ जर्मनी, ठीक है, यानी 19th सेंचुरी में फ्रांस की एलिग्री कौन बनी, क्रिश्चियन मरियम। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, रिपब्लिक एंड लिबर्टी। उनकी जो सिंबल्स थे वो कैसे थे, रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकेट। जब जर्मेनिया की बात करते हैं तो जर्मेनिया बिकेम एन एलिग्री ऑफ जर्मनी। जर्मनी की एलिग्री बन गई। जब जर्मनी की एलिग्री बनी तो यहाँ पे सेम वही तरीका था कि लोगों को क्या करना था, यूनाइट करना था। अब जो जर्मेनिया थी उसने क्या वियर किया था, एंड ओक लीव्स, ठीक, जो ओक बलूत का एक वृक्ष होता है उसकी लीव्स को वो क्या हुई थी, पहनी हुई थी। साथ में ये जो ओक लीव्स है, ओक का ट्री है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वीरता को, बहादुरी को, ब्रेवरी को, ठीक है। यानी जर्मेनिया क्या बन गई, एलिग्री ऑफ जर्मनी। वो क्या वियर की हुई थी, एंड ओक लीव्स। ओक लीव्स रिप्रेजेंट एज हीरोइज्म, यानी ब्रेवरी को क्या कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब तक हम एक नेशन को किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जब तक किसी फॉर्म में बेटा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक हम उसको होमेज और वर्शिप नहीं कर सकते हैं। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, हाँ, यहाँ पे दो वर्ड आए, एक है नेशनलिज्म एंड दूसरा है इंपीरियलिज्म। जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जब हम नेशनलिज्म की बात करते हैं तो ध्यान दो कि जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 18th सेंचुरी 1789 में, ठीक, इसके बाद हमने देखा कि रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, रेवोल्यूशंस होते हैं। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो कंट्रीज धीरे धीरे क्या बनने लगती है, नेशन स्टेट बनती हैं। जब नेशन स्टेट बनती है तो यहाँ पे हमें कुछ बातें मिलती हैं। एक है रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, उन्होंने क्या किया, रेवोल्यूशन किया। फिर साथ में नेशनलिज्म हमको मिला, नेशन स्टेट मिला, लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट,
यानी ये जो लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट थे, इनकी वजह से ही रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज बिकेम नेशन स्टेट। ठीक, जब इसकी वजह से हुआ तो फिर इंपीरियलिज्म कहां से आया, ये ध्यान देना है। तो बेटा जैसे जैसे ये कंट्रीज अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगी, यानी नेशन स्टेट बनती हैं, तो यानी इन्होंने क्या किया, अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। जब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे बेटा तो आपस में क्या होगा, एक दूसरे से जेलस होने लगती है। जैसे केवल दिमाग लेके जाओ थोड़ा सा, हम इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया के प्रेजेंट टाइम में हमको पता है कि हमारे दो बड़े पार्ट्स हैं, हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड में, यानी एक तरफ हमारा पाकिस्तान है और दूसरा हमारा क्या है, बांग्लादेश है। ये कहीं और के हिस्से नहीं, ये भारत के ही हिस्से हैं। अब बट बोथ कंट्रीज जेलस विद ईच अदर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तान भी भारत से जेलस करता है, इंडिया भी जेलस करता है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी करता है, बांग्लादेश पाकिस्तान से भी करता है, इंडिया से भी करता है, इंडिया भी उससे जेलस करता है। हुआ, यानी वही सेम यहाँ पे भी हम नेशनलिज्म की बात करते हैं। जब ये टेरिटरीज आपस में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दी, जब अपनी खुद की टेरिटरी हो गई ये कंट्रीज की, तो जाहिर सी बात है अब आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, जेलस करेंगे। जैसा हमें एशिया में अपने नेबरिंग कंट्री के साथ मिल रहा है, तो समझने में अब आसानी हो गई होगी। मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक का मेन क्या नजर आ गया। जब आपस में हम जेलस कर रहे हैं, फिर ट्रेड के लिए, कॉलोनीज के लिए, बिजनेस के लिए हमको और टेरिटरी चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब ये टेरिटरी चाहिए तो फिर हम नेशनलिस्ट जो सेंटीमेंट है बेटा, इसको हम भूलने लगते हैं। इसको भूलने लगते हैं। जो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी थी ना, आइडियोलॉजिस्टिक्स, उसको भी हम क्या करने लगे, भूलने लगे। कैसे भूलने लगे समझना। जो नेशनलिज्म है, इस बात को समझना पहले, जो नेशनलिज्म है यहां पे अगर हम बात करते हैं तो जो नेशनलिस्ट हमारा सेंटीमेंट्स था, ठीक है, नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज होता है कहां पे, बाल्कन रीजन्स में। बाल्कन रीजन में हमारा नेशनलिस्ट टेंशन का स्रोत बनता है, सोर्स बनता है। कब बनता है, 1871। ध्यान समझना, यानी ये जो नेशनलिज्म था अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एंड ऑफ द 19th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं, ये देखो लगभग एंड हो रहा है ना, तो यानी यहाँ पे बाल्कन रीजन्स में नेशनलिस्ट टेंशन का एक सोर्स इमर्ज होता है। क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंडर में, यानी बाल्कन रीजन्स में कौन कौन सी कंट्री थी, पहले ये ध्यान दो। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, क्रोएशिया, ठीक है, क्रोएशिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो। यानी बाल्कन रीजन में कंट्री कौन सी थी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया एंड मोंटेनीग्रो। अब यहाँ पे जो कंट्रीज थी, यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, यहाँ पे रहने वाले लोगों को कहा जाता था स्लाव्स। ठीक है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, स्लाव्स कहा जाता था। तो एक तो हो गया कि बाल्कन रीजन्स में टेंशन किस बात की इमर्ज होती है, नेशनलिस्ट टेंशन 1871 से होती है। उसके बाल्कन रीजन में कौन सी कंट्रीज थी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीक, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो। और यहाँ पे रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, यानी जो यहाँ पे रहते थे बाल्कन रीजन्स में रहने वाले लोगों को कहा जाता था स्लाव्स। ठीक है, अब इस रीजन्स, जो बाल्कन रीजन्स ये है, यहाँ पे लगभग ये किसके अंडर में थे, ऑटोमन इंपायर। ठीक है बेटा, यानी ये सारी कंट्रीज में, लगभग सारी कंट्रीज किसके अंडर में थी, ऑटोमन इंपायर। ठीक, लेकिन जैसे ही इन कंट्रीज में, यानी यहां पर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स मीन्स रोमांटिसिज्म,
रोमांटिसिज्म सेंटिमेंट जैसे स्प्रेड होता है, यानी ये कहते हैं यार हम भी तो नेशन स्टेट थे कभी पास्ट में, हमें तो कभी किसी ने रूल किया ही नहीं था। जैसे इंडिया में 1600 सेंचुरी की बात करते हैं तो 1600 सेंचुरी में कौन आता है? ब्रिटिश। उसके पहले क्या हम गुलाम थे क्या? नहीं ना। यानी अगर हम यहाँ पे ये सेंटिमेंट केवल उसी समय ले आते 1600 सेंचुरी में, तो शायद इंडिया को आजादी और पहले मिल जाती। हम तो कभी गुलाम थे नहीं, हम तो हमेशा से इंडिपेंडेंट थे। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। यानी रोमांटिसिज्म सेंटिमेंट जब स्प्रेड होता है तो डिसइंटीग्रेट होता है किसके बीच में, यानी ऑटोमन इंपायर से ये सारी कंट्रीज क्या होने लगती, डिसइंटीग्रेट करने लगती हैं, यानी कि हटना शुरू कर देती हैं। ठीक, तो अब ऑटोमन इंपायर ने क्या किया, तुरंत कोशिश की मॉडर्नाइजेशन की और इंटरनल रिफॉर्म्स की। इंटरनल रिफॉर्म्स यानी कि हम मॉडर्नाइजेशन करते हैं, इंटरनल रिफॉर्म्स करेंगे जिससे सारी कंट्रीज किसके अंडर में रहे, ऑटोमन इंपायर। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल और देते हैं तुमको बेटा। अभी लगभग कुछ समय पहले की बात है, स्कॉटलैंड में एक हुआ था रिफरेंडम हुआ था, जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें केवल यह जनमत संग्रह हुआ था रिफरेंडम में कि क्या स्कॉटलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहता है कि नहीं। अब वहां की लगभग सिटीजन्स चाहती थी कि यूनाइटेड किंगडम से अलग रहे, लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया, तुरंत उसको इतने सारे पैकेज डिक्लेयर कर दिए वहां के सिटीजन्स के लिए कि वो सिटीजन्स क्या हुए, किसके फेवर में वोट कर दिए कि नहीं, स्कॉटलैंड किसके साथ रहना चाहता है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। यानी यहाँ पे भी वही सेम हुआ। ऑटोमन इंपायर ने मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म्स इसलिए किया जिससे कि ये सारी कंट्रीज किसके अंडर में है, ऑटोमन इंपायर। लेकिन सक्सेस नहीं मिली और रेस्ट ऑफ मैक्सिमम कंट्रीज डिक्लेयर्ड एज अ इंडिपेंडेंट टेरिटरी। ठीक, लोग इंडिपेंडेंट टेरिटरी भी डिक्लेयर कर दिए। अब जब इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर कर दिए तो जाहिर सी बात है कि जब तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी डिक्लेयर किए तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी बेटा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे उन्होंने मोर टेरिटरी की डिमांड करना शुरू कर दिया, वहीं से हमारा इंपीरियलिज्म आ गया। वहीं से हमारा क्या आ गया, इंपीरियलिज्म। यानी कि अब हमने कहा ना कि भारत से बांग्लादेश बनता है, भारत से ही पाकिस्तान बनता है। ठीक, जब भारत से बांग्लादेश बना, भारत से पाकिस्तान बना, तो ये भी कंट्रीज को क्या चाहिए, मोर टेरिटरी चाहिए थी। जब मोर टेरिटरी चाहिए तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से जेलस करेंगे। और यही वजह है कि जो मोर टेरिटरी की नीड थी ना, ग्रेड, ये मोर टेरिटरी की ग्रेड ही सोर्स बनती है नेशनलिस्ट टेंशन की बाल्कन रीजन्स में। ठीक, ये तो हो गया क्लियर यहाँ पे तुम लोगों को। ठीक है, अगर ना हुआ हो तो कमेंट कर देना। यानी कि जब दीज कंट्रीज नीडेड मोर टेरिटरी फॉर द ट्रेड, फॉर द कॉलोनीज, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक, देन दे वर जेलस टू ईच अदर। वो तुरंत क्या करने लगी, एक दूसरे से जेलस, जलने लगी, आग में जल रही हैं ये लोग। आग में जब ये जलने लगी तो इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे वॉर होने शुरू हो गए। लो, कभी इनसे होता, कभी इनसे होता, कभी इनसे होता, कभी इनसे, लो मार काट चल रही है सब कि हमको ज्यादा हिस्सा चाहिए, हमको कम चाहिए। यानी इस तरह इनमें क्या होने लगे, वॉर होने लगे। लेकिन जैसे ही बिग यूरोपियन कंट्रीज आती बेटा, अब समझना, ये तो छोटी छोटी कंट्रीज है यूरोपियन की, यानी जब इनमें इंपीरियलिज्म की फीलिंग्स आ चुकी है, यानी इन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। इंडिपेंडेंट जब टेरिटरी बन गए तो इनको और टेरिटरी चाहिए, किसके लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। तो जो बिग यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसे हम बात करें रसिया की, ऑस्ट्रिया की, ग्रीक की, इंग्लैंड की, हंगरी की, ठीक है, जर्मनी की, सोचो ये सब तो छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज थी। जब ये इंपीरियलिज्म के लिए आपस में लड़ने लगे तो सोचो इनको तो पूरी तरह से ये सभी चीजें पावर में थी, इकोनॉमिक स्ट्रांग थी, मिलिट्री पावर थी। यानी इन्होंने क्या किया, दे आल्सो नीड मोर टेरिटरी फॉर द ट्रेड, कॉलोनीज एंड बिजनेस। देन दीज टेंशंस became the
मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज, यानी यही टेंशन क्या हुई, इन कंट्रीज के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट का काज बनती है, एंड एटलीस्ट दिस कॉज बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग 1914-1918। यही वजह थी कि 1914 से लेकर 1918 में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, यानी मोर टेरिटरीज की जरूरत थी। इंपीरियलिज्म की फीलिंग जब आ गई, जब तक उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग थी, लिबरलिज्म की फीलिंग थी, तब तक तो वहां सब कुछ बढ़िया चल रहा था बेटा। लेकिन जैसे ही उनके अंदर इंपीरियलिज्म आया, रिजल्ट वो आपस में क्या होने लगे, जेलस करने लगे, आपस में क्या होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, और बिग यूरोपियन कंट्रीज थी तो उनके पास और ज्यादा टेरिटरी की जरूरत पड़ने लगी, क्यों, बिजनेस के लिए। तो यही वजह बनती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918, ये तो हो गया। अब साथ में हमने यहां पे क्या पाया कि इंपीरियलिज्म की वजह से ही हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। ठीक, इंपीरियलिज्म की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, यानी इसी वजह से हम देखते हैं कि ये बाल्कन रीजन की टेंशन वहां पे हुई